हमने फॉस्फोलिपिड पढ़ लिया था, ठीक है। अब दूसरा हमें टॉपिक पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है बेटा। दूसरा टॉपिक है बेटे प्रोटीन, है ना। दूसरी चीज क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? प्रोटीन। सेकंड इज प्रोटीन, है ना। प्रोटीन कितना परसेंट में पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? दिस इज 52%, ठीक है। अब जरा आप ये बात लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनिएगा। वालेकुम सलाम माज के ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, उसमें लिपिड की बाइलेयर बनाई, बेटा ध्यान से देखिएगा। क्या बनाई? लिपिड की बाइलेयर, ये हमने बना ली। अब जरा बना रहा हूं, इसको देखिएगा बेटा। ठीक है। अब हम कह रहे हैं, लाइन लिख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कि निकालने की आसानी के हिसाब से कौन सी प्रोटीन आसानी से निकाली जा सकती है, उस हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरीके की प्रोटीन होती है। एक जो बाहर लगी हो, उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर एक्सटर्नल प्रोटीन भी बोलते हैं, या फिर उसको पेरिफेरल प्रोटीन भी बोला जाता है। समझ में आया? यहां तक बात समझ में आई बेटा? है क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल एंड एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल, ठीक। दूसरी प्रोटीन जो कि अंदर होती है, उसको हम इंट्रिंसिक, इंटरनल या फिर इंटीग्रल भी बोलते हैं। कोई परेशानी यहां पर बेटे? अब जरा देखते हैं एक्सटर्नल कौन सी है। अब ये जो बाहर बाहर मिल रही है हमें, ये दिख रहा है आपको? जो बाहर लगी हुई है, ये प्रोटीन कौन सी हो गई बेटे? एक्सट्रिंसिक, है ना। ये प्रोटीन कौन सी हो गई? एक्सट्रिंसिक। कोई कंफ्यूजन? हाँ या ना? ठीक है। अब जो इसके अंदर होंगी, इसके अंदर जो पाई जाएंगी वो प्रोटीन कौन सी हो जाएंगी? इंट्रिंसिक। अब यहां देखिएगा आप कि जो धसी हुई प्रोटीन है वो आपकी इंट्रिंसिक है। अब जो धसी है, धसी कहते हैं बरीड। अब ये या तो आधी अधूरी धसी होगी, पार्शियल बरीड, या फिर वो पूरी तरीके से फुल्ली बरीड, है ना। हो सकता है कि कुछ प्रोटीन ऐसी हो जो कि पूरी तरीके से अंदर हो, जैसे कि हमने ये बनाई। ये प्रोटीन कैसी हो गई? फुल्ली बरीड, इंटीग्रल, ठीक है। वेरी गुड। अब हो सकता है कुछ प्रोटीन ऐसी हो कि आधी अंदर है और आधी या थोड़ी बहुत बाहर है। तो ऐसी प्रोटीन जो कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी बेटा? इंट्रिंसिक प्रोटीन। यहां पर हम लिख सकते हैं ये भी कैसी हो गई? इंट्रिंसिक। और ये भी कौन सी हो गई? इंट्रिंसिक।
लिख लीजिए आप, या मैं तीसरी चीज और पढ़ा दूं उसके बाद लिखना। समझ गए? पढ़ा दी गई। ठीक। अब जो आपका टोटली बरीड जो होती हैं, इन प्रोटीन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। ये क्या काम करती हैं? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में काम करती हैं। किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना होता है, जब यहां से यहां, है ना, मेम्ब्रेन के अंदर लेके जब आना होता है, तब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है जो फुल्ली बरीड है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। ये कैरियर बन जाती हैं या फिर टनल बना लेती हैं, जिससे कि वो प्रोटीन आसानी से नीचे आ जाए। वो मैं आगे समझाऊंगा कैसे। तो फिलहाल ये जो प्रोटीन है, ये आपकी, दे कैन बी कैरियर प्रोटीन और टनल प्रोटीन। मोजेक पैटर्न जो होता है एक के बाद एक लगा होना, उसको हम मोजेक पैटर्न बोलते हैं। यानी प्रोटीन एक के बाद दूसरी प्रोटीन लगी होगी, इसको हम मोजेक पैटर्न बोलते हैं बेटे। चाहो तो याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो कि फाउंड ओवर दी मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें लिख सकते हैं आप फाउंड इनसाइड द मेम्ब्रेन। हाँ, फॉस्फोलिपिड लेयर में गुलाब जामुन की तरह कह सकते हैं। हो गया बच्चों, लिख लिया? ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम। तीसरी चीज क्या होगी बेटा इसमें? शुगर। तीसरी चीज क्या पाई जाएगी बेटा? शुगर पाई जाएगी। अब जो थर्ड हेडिंग डालें आप, शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ओलिगोसैकराइड के फॉर्म में पाई जाती है। किसके फॉर्म में पाई जाती है बेटा? ओलिगोसैकराइड के फॉर्म में। जैसे कि आपका ग्लाइकोलिपिड, अगर शुगर लिपिड से जुड़ी है तो वो क्या कहलाएगी? ग्लाइकोलिपिड। अगर वो प्रोटीन से जुड़ी है तो वो क्या कहलाएगी? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक। तो इस तरीके से आपकी शुगर बनी होती है। ठीक है, तो शुगर बनी होगी वो ऐसे बनी होगी। ठीक है सर। ठीक है, अब ये इससे भी जुड़ी हो सकती है। ठीक। तो शुगर होगी, ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। और ये वाली शुगर जो हो गई, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। अब काम क्या है, क्यों है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर शुगर?
एक सेल दूसरे सेल को पहचानता है बाय द हेल्प ऑफ शुगर। जैसे कहते हैं ए ब्लड ग्रुप वाले को बी का मत चढ़ाओ, तो कैसे पता ए वाले को बी वाला जा गया है? बिकॉज ऑफ द शुगर। बात समझ में आ गई? स्पर्म को कैसे पता, ये ओवा को कैसे पता ये ह्यूमन स्पर्म है, तभी वो फर्टिलाइज करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा, बिकॉज ऑफ द शुगर। जो सेल के ऊपर, जो शुगर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये शुगर लगी है, ये क्या काम कराती है? एक सेल को दूसरे सेल को पहचानने में मदद करती है। बात समझ में आई? फंक्शन क्या है इसका? सेल टू सेल रिकॉग्निशन। सेल टू सेल रिकॉग्निशन। दूसरी क्या चीज है बेटा? इसमें एग्जाम्पल मैं लिखा दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल लिख लिए। ब्लड ग्रुप रिकॉग्निशन, और दूसरा एग्जाम्पल है बेटा स्पर्म एंड ओवा रिकॉग्निशन। समझ गए बच्चों? स्पर्म एंड, लिखा तो है बेटा ओलिगोसैकेराइड। हो गया बच्चों? डन। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं अगली चीज। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेडिंग डालें आप। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम जो फंक्शन है, पहला फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के आर पार मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना, क्या एक मेन फंक्शन ये है। ठीक है, अब इसमें आप याद रखेंगे, स्टार मार्क करके लाइन लिखेंगे हम, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि जिसको चाहेगी उसको अलाउ करेगी अंदर आए या बाहर जाए, और जिसको नहीं चाहेगी नहीं अलाउ करेगी। तो सेलेक्ट करेगी, जैसे कि मैं सेलेक्ट करूं किसको मुझे उठाना है और क्लास के बाहर भेजना है, या फिर किसको परमिशन दूं कि क्लास के अंदर आए, तो ये क्या कर रहा हूं? सेलेक्ट कर रहा हूं और परमिट कर रहा हूं, तो दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है बच्चों, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। यहां तक समझ में आया? अब जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके तीन तरीके होते हैं, या जैसे कहो मेजरली दो तरीके होते हैं। एक होता है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतना पता है? ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में नंबर वन आता है आपका डिफ्यूजन। क्या था बच्चे? डिफ्यूजन। या फिर मैं इसको और डिफाइन कर दूं, ऐसे लिखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है? मूवमेंट होगा किसका? मॉलिक्यूल्स कॉमा आयंस सॉल्यूट गैसेस, ठीक, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन
टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना। मॉलिक्यूल्स आयन और सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जैसे कि मैं यहां पर एक बॉक्स बनाऊं, नहीं बन पाया तो हम ये वाला बॉक्स बना ले रहे हैं, ये बना लिया, ठीक है। अब इसमें हमने ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है, और इसमें भर दिया हमने पानी। ठीक है, या फिर सेल के जरिए भी समझा सकता हूं। अभी आप सेल के जरिए समझो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ये हमने सेल बना लिया, यही बना दे रहा हूं मैं सेल, ठीक। ये हमने क्या बनाया, सेल बनाया, और सेल के अंदर भरा होगा बेटा क्या, साइटोप्लाज्म, है ना। क्या भरा होगा बेटा, साइटोप्लाज्म, ठीक। अब ये जो है हमारे पास कुछ आयंस हैं, ये दिख रहे हैं आपको, विजिबल है। हाँ सिलेक्शन हुआ है, रैंक 1 आई है, रैंक 2 आई है, रैंक 6 आई है, रैंक 4 आई है। अलीना तुम्हारा कितना आया, एक्सटर्नल का भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये है। अब जाहिर सी बात है यहां पर जो है कंसंट्रेशन, इसका कलर बदल देता हूं, अगर आप कहोगे तो मैं कलर बदल दे रहा हूं। अब ये कोई भी आयन मान लो, है ना, कोई भी आयंस मान लो, माशाल्लाह मुबारक हो, पता है उसमें भी हो जाएगा, परेशान नहीं हो, है ना, ये आयंस हैं। अब जाहिर सी बात है अगर मैं तुमसे पूछूं कि आयन का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, आप कहोगे सेल के बाहर। कहाँ कम है, सेल के अंदर। तो भाई अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा तो मूवमेंट कैसे करेगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसको हमने क्या बोला बेटा, थोड़ा इश्यू आ रहा है आज और कल, मैं नोट्स अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अब समझ जाओ, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो कि अंदर कम है, ठीक है मास। ज्यादा विजिबल तो नहीं है मगर आप समझ सकते हैं, मैं और थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। अब शायद दिखने लगे, दिख गया अब, ठीक है। तो अब ये जो मूवमेंट हुआ इसको हमने कहा पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में तीन चीजें आती हैं, एक आता है बेटा डिफ्यूजन, ठीक है, एक क्या आता है, डिफ्यूजन। अच्छा इसमें एक और चीज लिख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एटीपी खत्म नहीं होता विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, कोई एटीपी आपका खत्म नहीं होगा, ठीक। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं। डिफ्यूजन में आप सेम यही डेफिनेशन लिखेंगे, है ना, ये डेफिनेशन जब लिख लेना तो मुझे बताना, फिर मैं आपको आगे ऑस्मोसिस और वो समझाऊंगा।
हाँ बिल्कुल, डिफ्यूजन में, बिल्कुल अर्शी, जब लिख रहे हो तो बता देना मुझे। चलो अगला लिखो बेटा, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको और थोड़ा, या अगले पेज पे लिखते हैं, छोड़ो अगले पेज पे लिखेंगे। अगला आप डालें नंबर 2, चलेगा, ए लिखा था तो बी कर दे रहे हैं यहाँ पे। अब बी लिखें, ऑस्मोसिस, है ना। अब देखिए हमने बॉक्स बनाया था एक, या फिर ऐसे समझ लें, ये हमने सेल बनाया, है ना, ये हमने सेल बनाया। अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में वाटर का कंटेंट है, ठीक है। अब सेल के बाहर है, ठीक है, सेल के बाहर है, ठीक है, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, सेल के अंदर और सेल के बाहर। अब दो कंडीशन है या तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन हम ले रहे हैं कि वाटर इज हाई आउटसाइड द सेल। कहां पर ज्यादा है? सेल के बाहर। दूसरी कंडीशन क्या है? वाटर इज लो आउटसाइड द सेल। तीसरी कंडीशन क्या है? वाटर इज इक्वल आउटसाइड द सेल। तीनों कंडीशन समझ में आई? तीन कंडीशन है हमारे पास, कि या तो पानी सेल के बाहर ज्यादा है, या फिर सेल के अंदर ज्यादा है, या फिर बराबर है, ठीक है। अब पानी की बात हो रही है, ऑस्मोसिस होता क्या है अब मैं समझा रहा हूं आपको। इसको लिखते क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू, अब देखो सेमी परमेबल लिखेंगे, जिस मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली लिख रहे थे उसी का नाम यहां पर हम क्या लिखते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ हाई concentration to region of low concentration। इस डेफिनेशन को समझे, क्या हो रहा है? वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इतनी बात समझ में आ गई? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। बच्चों ये समझ में आया? डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस, यस और नो? ठीक है, अब जरा मैं तीन बॉक्स बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तीन बॉक्स बना रहा हूं बेटे मैं। अब क्यों नहीं बन पा रहा ये? एक बॉक्स से बन गया, ठीक है। दूसरे बॉक्स में बना, दूसरा ये बन गया, ठीक। और हमने तीसरा बॉक्स ये बना दिया, ठीक है। तीन बॉक्स बना दिए, दिख रहे हैं आपको? तीन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तीन पे मैंने लिखा, एक पे लिखा ए, एक पे लिखा बी, एक पे लिखा सी, यानी कि ए वाले में हम पानी बना रहे हैं यहां पर,
ठीक, और ये हमारे क्या है इसके अंदर, सेल, सेल, सेल। यहां तक समझ में आया बच्चों? अरे साइटोप्लाज्म पानी तो होता बेटा। अब ए वाले में क्या कंडीशन होगी, पानी कहां ज्यादा है बेटा, यहां पर, हाँ या ना, आउटसाइड द सेल। कहां कम है, यहां। यस और नो? जल्दी देखो बच्चों, जल्दी बोलो। ए कंडीशन क्या है हमारी, पानी इज हाई आउटसाइड द सेल। अब जरा अगर मैं आपसे कहूं ऑस्मोसिस होना है, तो ऑस्मोसिस कहां से कहां होगा, फ्रॉम बीकर टू सेल, यस और नो? फ्रॉम बीकर टू सेल, जल्दी बोलिए, कहां से कहां होगा बच्चे, फ्रॉम बीकर टू सेल, वेरी गुड, है ना। अब क्या होगा कि जो पानी मूव करेगा बेटे, वो करेगा फ्रॉम बीकर टू सेल। ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब ये जो प्रोसेस हुआ, यानी कि अंदर गया वाटर, क्या हुआ बेटा, पानी सेल के अंदर गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एंडो ऑस्मोसिस। कोई कंफ्यूजन? श्रिंक, श्रिंक क्यों हो जाएगा बेटा, जब पानी अंदर जाएगा सेल तो फूलेगा ना, मोटा हो जाएगा सेल तो, है ना, गपलू सा हो जाएगा, सेल बिकम टर्जिड, हाँ सेल विल स्वेल अप। अब दूसरी चीज, अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं बेटा। अब उल्टी कंडीशन है, इसमें क्या है, सेल के अंदर हाई है और बाहर आपका लो है, ठीक है। अब जरा देखेंगे मूवमेंट कहां होगा, जल्दी से बताओ बच्चों, बहुत जल्दी बताओ बेटा, मूवमेंट कहां से कहां होगा, जल्दी सारे बच्चे। हाँ वेरी गुड सुम्बुल, वेरी गुड मास, वेरी गुड फैजान, बाकी बच्चे भी आंसर दें, है ना, फ्रॉम सेल टू बीकर। अब ये क्या हुआ, सेल से बाहर आ गया, इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, कौन सा ऑस्मोसिस बोलेंगे, एक्सीलेंट, है ना, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। अब जरा यहां देखते हैं तीसरी कंडीशन में, शाबाश बच्चों, है ना, एक्सो ऑस्मोसिस। अब यहां देखते हैं, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, इक्वल, यहां क्या लिख रहे हैं, इक्वल, ऐसे लिख दो, यहां पर भी कितना है 10 ml, यहां पर भी कितना है 10 ml, पॉइंट समझ में आया, यहां पर भी कितना है बेटा 10 ml। अब कहां से कहां मूव करेगा, हाँ ये और बात इन्होंने बताई, सेल विल श्रिंक, कहां से कहां मूव करेगा बेटा, जी, हाँ कहीं मूव नहीं करेगा, तो यहां पर होगा, यहां हम लिखेंगे नो मूवमेंट, क्या लिखेंगे बेटा, नो मूवमेंट, ठीक है। अब जरा इसको लिख लें आप, फिर मुझे बताएं, फिर मैं आगे समझाऊंगा आपको, बहुत सारी बातें हैं इसमें। बच्चों कर लिया, बाकी बच्चों ने, हो गया, चलिए। अब जरा एक बात बताएं मुझे आप, अब मैं यहां पर
पानी का, जैसे मान लीजिए एक बोतल है, या मैं डायग्राम के जरिए आपको बताऊं तो डायग्राम के जरिए आपके ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ये इस तरीके से देखें आप, ये हमारा है, या उधर ही चलते हैं, उधर ही और आसानी समझाता हूं मैं। ठीक, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, बाकी चीजें मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक, चलो मिटा ही देते हैं। अब हमारे पास क्या है, 3 बीकर हैं, ABC, ध्यान से सुनिएगा। A बीकर, B बीकर और C बीकर, ठीक है। और इनमें सब में, ध्यान से सुनिएगा, सबके अंदर, अब यहां पर आपका नीट वाला मतलब कंपटीशन वाला दिमाग चलना चाहिए, समझ गए बच्चों। सब में 10 ml वाटर है, यहां पर हम कहें 10 तो कम लग रहा है आपके, 10 ml सही है। कितना ml वाटर है, 10 ml। टेस्ट ट्यूब है, 10 ml वाटर। इसमें भी कितना है, 10 ml वाटर। ओके, तीनों बीकर में कितना है बेटा, 10 ml वाटर। ध्यान से देखिए, इसमें मैंने, इसमें और इसमें मैंने नमक घोला। क्या घोला बच्चों, नमक। इसमें घोला मैंने 1 ग्राम NaCl। इसमें घोला मैंने 5 ग्राम NaCl। और इसमें घोला मैंने, या फिर इसमें से हटा देते हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं घोला। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मेरा सेल है, ये मेरा सेल है, और ये मेरा सेल है। इस सेल में 10 ml वाटर, इस सेल में 10 ml वाटर, इस सेल में 10 ml वाटर, तीनों सेल में। अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। और इस सेल में, पहले सेल में 2 ग्राम NaCl, इसमें 1 ग्राम NaCl, इसमें 0, इसमें 0। अब मुझे तीनों सेल में वाटर का मूवमेंट बताइए, ये सवाल आया है आपके पास। इन ए बीकर मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम बीकर टू सेल। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा, क्यों माज ऐसा क्यों होगा। चलो बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ऐसा करिए, ये आप होमवर्क में करिए और इस चीज को अच्छे से करिए, और कल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है बेटा।
बाकी बच्चों भी समझ जाओ, कल इसको करेंगे, ठीक है? चलो अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाँ सही है, कल हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो मास, कल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली चीज याद दिलाना मुझे, ठीक है? ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।